और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विज्ञान। चलिए कोशिका को स्टार्ट करते हैं। कोशिका क्या है? सेल। संसार में सभी जीव, छोटे से अमीबा से लेकर बड़ा जीव हाथी तक, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। चाहे वो संसार के कितना भी सूक्ष्म प्राणी क्यों ना हो और संसार का कितना ही बड़ा जीव क्यों ना हो, सभी किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। जैसे कि घर का निर्माण ईंटों को मिलाकर बनता है, एक के बाद एक ईंट ऐसे मिले रहते हैं, उसके घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार जीव का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। कोशिकाएं जीवधारियों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ढकी रहती है और स्वतः जनन की क्षमता होती है। स्वतः वो जनन करते हैं और अर्धपरागीय झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में। रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री थे। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। सन 1938 में वनस्पति शास्त्री किसको कहते हैं? स्लाइडेन को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है? स्वान के से कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। जंतु विज्ञान में स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किए थे और वनस्पति शास्त्र में स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण खोजें हुई थी। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसके कारण से क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है क्रोमैटिन? क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। इसमें डीएनए रहता है लेकिन वो गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, लेकिन क्रोमैटिन नहीं बनता है। और ये भी याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन के ही कारण। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं पाई जाती है। जीवाणु एवं नीलहरी शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है, जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, वो सब क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका उन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। केंद्रक से आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त होने वाले क्रोमैटिन तथा इनके अलावा केंद्रिका भी पाए जाते हैं कि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका एक बार और देखते हैं। ये कोशिका अर्ध विकसित होती हैं और ये कोशिका क्या होती हैं? विकसित होती हैं। इनमें वास्तविक केंद्र नहीं होते हैं और इनमें वास्तविक केंद्र होते हैं। इनमें विकसित माइक्रोकांडिया, इसमें माइटोकांड्रिया लवण विकसित तथा न्यूक्लियस नहीं होते हैं, लेकिन इनमें माइटोकांड्रिया लवण और न्यूक्लियस होते हैं। राइबोसोम 70s अवसाद गुणांक के होते हैं और राइबोसोम 80s अवसाद गुणांक के होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। यह प्राय जीवाणु और नीलहरित शैवालों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ये सभी जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन पौधों में ही पाया जाता है, ना कि जंतु में। इनमें इनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें नहीं पाया जाता, और इसमें इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। गाल्जिकाएं केंद्रक, झिल्ली, लाइसोसोम केंद्रिका तथा सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। इसमें गाल्जिकाएं केंद्रक, झिल्ली, लाइसोसोम केंद्रिका एवं सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। इसमें नहीं होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है और इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में।
प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड होता है और इसमें थाइलेकाइड में होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये याद रख लीजिएगा। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता, इसमें लिंग का प्रजनन पाया जाता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होते हैं और इसमें डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, देखते हैं। पादप कोशिका पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बल्कि कोशिका द्रव झिल्ली से ढकी रहती है। कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कि कवक और जीवाणु बाकी सभी पौधे पर्णहरित पाया जाता है और जंतु में पर्णहरित नहीं पाया जाता। वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास साराकार सेंट्रोसोम की रचना होती है जो कोशिका विभाजन में कार्य करती है। पौधों में प्राय लाइसोसोम नहीं पाई जाती। लाइसोसोम जंतु कोशिका में मिलती है, इसमें जंतु कोशिका में मिलती है लेकिन पौधों में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में राजधानी या रितिका होती है, जंतु कोशिका में भी रितिका नहीं मिलती है। अधिकांश पादपों की कोशिकाओं का तारक केंद्र नहीं होते हैं, अधिकांश जंतुओं में तारक केंद्र होते हैं। चलिए देखते हैं कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। कोशिका भित्ति देखते हैं। जीवद्रव्य कला तथा कोशिका अंगों की सुरक्षा के लिए अजीवित पदार्थों की कोशिका भित्ति बनी होती है। मतलब जीवद्रव्य कला और कोशिका अंगों की जो सुरक्षा के लिए होती है उसमें अजीवित पदार्थों की बनी होती है, उनको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है क्योंकि यह पौधों में पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंटिडोग्लेन का बना होता है। अब ये पेंटिडोग्लेन का बना होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यह पारगम्य होती है। जीव द्रव्य कला देख लेते हैं। कोशिका भित्ति में सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, यह पारगम्य होती है। जीव द्रव्य कला देखते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इसकी मोटाई 25 अंश ए से 75 अंश ए तक की होती है। जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य विसरण या जल के परासरण क्रिया पर नियंत्रण करना है। एटीपी बनाने के लिए माध्यम का कार्य करती है तथा इलेक्ट्रॉन के अवगमन हेतु माध्यम का कार्य करती है। कौन, जीव द्रव्य कला। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये अंडाकार होता है। कोशिका का केंद्र शक्ति कहा जाता है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से श्वसनीय एंजाइम रहते हैं, इनकी सहायता से एटीपी बनते हैं। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। क्या है ये, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अंतर्द्रवी जाल जो है, जो ईआर हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी बुक में, यह कोशिका के अंतःकंकाल के रूप में कार्य करता है। मतलब वो कोशिका के अंदर जो अंतःकंकाल होता है उनके रूप में काम करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम इसी पर जमे रहते हैं। अगर आपको पूछा जाए राइबोसोम किस में रहते हैं, तो अंतर्पदवी जलिका जाल में रहते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इसमें ये भी है कि एक खुरदुरी रहती है और एक चिकनी रहती है, और इसमें राइबोसोम के बनी रहती है। गाल्जी क्या है, इसे डेक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट जो है उनका निर्माण करना है, गाल्जी का। लाइसोसोम किसे कहते हैं, इसे सीडी डुवे ने 1955 में खोजा था। आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। इसका कार्य कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना, और 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो स्तनधारी है उसके लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। चलो केंद्रक देखते हैं। केंद्रक क्या है, केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट होता है। केंद्रक में डीएनए और आरएनए का गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए केंद्रक का आनुवांशिक में महत्वपूर्ण स्थान होता है। डीएनए देखते हैं।
1953 में वाटसन एवं ग्रीक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया और इसके लिए उन्होंने 1962 में नोबेल पुरस्कार भी पाया है। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए देखते हैं, यह एक न्यूक्लियस अम्ल है। राइबोस श्रृंखला पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आरएनए। इनके क्या क्या कार्य है? यह राइबोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। एमआरएनए यह डीएनए के आदेश पर एमिनो अम्लों का निश्चित क्रम बनाता है। और टीआरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। राइबोसोम के निर्माण में ये सहायक होते हैं। डीएनए के आदेश पर अमीनो अम्लों को निश्चित क्रम बनाता है और ये है प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है, राइबोसोम तक पहुंचाते हैं। जंतु ऊतक कोशिकाओं का वैसा समूह हो जिसके कार्य एवं रचना समान हो, उनको क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। जंतु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक को 4 श्रेणियों में बांटे हैं। पहला उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक किसे कहा जाता है? देखते हैं। उपकला ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण ऊतक की कोशिका का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह पे, हृदय में, फेफड़े में, वृक्क के चारों ओर और यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार में पाए जाते हैं। यह ऊतक के शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है और उन्हें नम बनाए रखता है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी मतलब नाम से ही है, जोड़ना। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होते हैं। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिका की भी पूर्ति करता है। कौन? संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक देखते हैं, यह संकुचनशील ऊतक भी कहलाते हैं। शरीर के सभी पेशी इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं। पहला अरेखित, रेखित और हृदय पेशी। अरेखित के किसे कहते हैं? अरेखित पेशी ऊतक। अरेखित पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर लगाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनी आदि। अरेखित पेशी उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती है जो स्वयं में गति करती है। रेखित पेशी शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। प्राय इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े रहते हैं। हृदय पेशी किसे कहते हैं? हृदय पेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या 600 से अधिक होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे की मांसपेशियां हैं। तंत्रिका ऊतक क्या है? यह चेतना ऊतक भी कहलाता है। कौन सा? तंत्रिका ऊतक। जीवों का तांत्रिक तंत्र इन्हीं ऊतक का बना होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार के कोशिका का बना होता है। पहला तंत्रिका कोशिका, यह न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहा जाता है। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करती है। न्यूग्लिया को कोशिका मस्तिष्क के गुहा को स्तरित करती है। कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस पे है। इस घटना में पहले डीएनए का द्विगुणन और फिर केंद्रक का कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इसमें पहले घटना में डीएनए का द्विगुणन
फिर क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव का विभाजन होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव, ये पॉइंट याद रखिएगा, केंद्रक और कोशिका द्रव। कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से निम्न में 3 प्रकार के होते हैं, जैसे असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन यह अविकसित कोशिका है, मतलब ये जो कोशिका होती है, असूत्री कोशिका जो होती हैं वो अविकसित होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है। और ये किस में पाए जाते हैं असूत्री विभाजन, जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा और प्रोटोजोआ में होते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन निम्न अवस्थाओं में होता है, जैसे विभाजांतरल अवस्था हो गया, पूर्वावस्था हो गया, मध्य अवस्था हो गया, कैरिकाइमोनेसिस और पश्चावस्था हो गया। कोशिका द्रव विभाजन साइटोकाइनेसिस में होता है समसूत्री विभाजन, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और कायिक। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, यह विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इनमें गुणसूत्र द्विगुणित से विभाजित होकर अगुणित बनते हैं, इसलिए इन्हें न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। न्यूनकारी विभाजन किसे कहा जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। और इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, द्विगुणित से विभाजित होकर अगुणित बनते हैं। इसका अंतर देख लेते हैं। यह कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, केवल जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन एक चरण में संपूर्ण हो जाता है, यह विभाजन 2 चरण में संपूर्ण होते हैं। समसूत्री विभाजन एक चरण में संपूर्ण होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में संपूर्ण होते हैं। समसूत्री विभाजन के जोड़े नहीं बनते, इसमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है। याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन में जोड़े नहीं बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसमें समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। इनका अर्थ गुणसूत्रों के मध्य क्रॉसिंग ओवर बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। इसमें गुणसूत्र लंबे और पतले होते हैं, लंबे और एकदम पतले होते हैं। इसमें अर्धसूत्री गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। कोशिकांग खोज करता है, उनके कार्य देख लेते हैं। जैसे हरित लवक की खोज किसने की थी, हैकल ने की थी। और हरित लवक का क्या कार्य है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया कॉलिंकर ने की थी। कोशिका श्वसन एटीपी का निर्माण करना श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःप्रद्रव्यजलिका में पॉटर ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण एवं लिपिड ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉइड संश्लेषण में काम आता है। गाल्जी का है, कैमिलो गाल्जी ने किए थे। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, हार्मोन का निर्माण करने में काम आता है। श्रावण पदार्थों का भी संचय करता है और स्थानांतरण भी करता है। कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक ने इनकी खोज की थी। मुख्यतः सेलुलोज की बनी कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी माध्य पट्टिकिलिका और कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। जीवद्रव्य पुरकिंजे ने जीव की भौतिक आधारशिल का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली का तरल सिंगर और मौजक का भी निर्माण करती है। और मॉडल निकोलसन पदार्थ का आदान प्रदान करने में। क्वांटोसोम पारगैम्पोन प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। राइबोसोम हम जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। राइबोसोम पैलेट प्रोटीन का संश्लेषण करने में। तारकाय टी बोवरी कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरण का निर्माण करने में। लाइसोसोम डी डुवे यह बाह्य कोशिका पदार्थ और अंतर की कोशिका पदार्थ का पाचन और आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। प्राक्सिसोम टाबर्ट प्रकाश संश्लेषण में। और ये सूक्ष्म नलिकाएं डी रॉबर्टिन सीलिया कसाम्बिका तारका कोशिका कंकाल के निर्माण करने में। और यहाँ पे महत्वपूर्ण है केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका का नियंत्रण करने में। केंद्रिका है फोटाना आरआरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण करने में। और गुणसूत्र है वॉल्डेयर जननिक लक्षणों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का स्थानांतरण करने में इनका प्रयोग किया जाता है।
तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।